आरएसएस यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी डोनाल्ड ट्रंप शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं। जो एक्सटर्नल एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी है, रिसर्च और एनालिसिस विंग, उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जाए। तो ये तो देखिए होना ही था, कभी ना कभी होना था। अब ये राइट टाइम आया है, उनको लगा। इस पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि RNW रॉ भी निशाने पे आया है कि जो धुरंधर की जो सेलिब्रेट कर रहे थे धुरंधर की सफलताओं को, उनको सोचने में वो रुके और सोचे। रॉ के ऊपर इसके ऊपर सीधा निशाना है। तो आरएसएस जब तक भारत के अंदर अपने आप को विश्वगुरु, अखंड भारत, सनातन संस्कृति, सर्वोत्तम का नारा देती थी, तब तक तो ठीक था। उनके मागा के सामने मीगा नाम का नारा दे देंगे तो ट्रंप को तो छोड़िए, अमेरिकी जनता नाराज हो जाएगी। जिस तरह से एप्स्टीन फाइल का संबंध अब निकल रहा है ट्रेड डील से और ऑपरेशन सिंदूर से, जैसे अडानी का तीर उनके पास है, एप्स्टीन फाइल का तीर उनके पास है, भारत के एक रॉ के कार्यकर्ता का FBI के मोस्ट वांटेड लिस्ट में एक तीर है, तो आज उनके हाथ में एक और तीर उन्होंने रख लिया है। विश्वगुरु का नारा देंगे तो अमेरिका तो कहेगा विश्वगुरु तो मैं हूँ, अखंड अमेरिका तो मैं हूँ। तो तुम अमेरिका में रहते हो, अमेरिका में कमाते हो, अमेरिका में खाते हो और दान देते हो हिंदुस्तान में जाके, और वो वहां पर जाके मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के बदले वो अखंड भारत का नारा देता है। वो तो हथियारों की सेल तक और ये सब चीजें की बात कर रहे हैं, और ट्रेड प्रैक्टिसेस में भी वो कह रहे हैं कि इसके बारे में कंसीडर किया जाए कि इंडिया के साथ क्या ट्रेड प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि देश के इतिहास में गंगा उल्टी बह जाए और पता चला मोदी जी ने प्रतिबंध लगा दिया RSS के ऊपर। तो पता चला कि मोदी जी ने ट्रंप को खुश करने के लिए अपने ही जो मातृ संस्था या माँ के ऊपर ही उन्होंने अपनी, तो क्या मुझे आप छोड़ देंगे? मेरे गले पे जो आपने टेटुआ दबा रखा है मेरा, उसको छोड़ देंगे? मेरी चोक हो रखा है मेरा गला। कि मोदी सरकार को ना सैंडविच कर दो, ऊपर से अमेरिका का प्रेशर ले आओ, नीचे से उन्हीं के इकोसिस्टम का प्रेशर ले आओ। उन्होंने बढ़िया से मोदी सरकार का एकदम बढ़िया से एक्सरे MRI सब कर दिया है। ईरान से 48 घंटा नहीं हुआ है आपके बात शुरू करके, आप ढंग से एक टैंकर ईरान से नहीं मंगवा पाए, तब तक आपके ऊपर ही RSS का ठोक दिया उसने। अदानी के ऊपर तो शिकंजा डोनाल्ड ट्रंप ने कसा ही है, लेकिन अब अदानी के बाद ऐसा लग रहा है कि RSS यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी डोनाल्ड ट्रंप शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट में ये क्लियरली ये कहा गया है कि जो US रिलीजियस फ्रीडम पैनल है, उसने ये रेकमेंड किया है कि RSS और रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध लगाए जाएं, और साथ में जो एक्सटर्नल एजेंसी, इंटेलिजेंस एजेंसी है, रिसर्च और एनालिसिस विंग, उनके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ है। उन्होंने क्यों कहा कि RSS पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? उन्होंने क्यों कहा कि रॉ यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग पर प्रतिबंध लगाना चाहिए? पॉइंट नंबर 1, हिंदू राष्ट्रवादी भीड़ों ने मुस्लिम और ईसाइयों पर हमले किए, हिंसा भड़काई और उन्हें परेशान किया, लेकिन पुलिस ने ज्यादातर मामलों में कुछ नहीं कहा। दूसरा पॉइंट, कई राज्यों में गोहत्या कानूनों के नाम पर मुस्लिम्स पर हमले हुए। तीसरा पॉइंट, 12 राज्यों में एंटी कन्वर्जन कानून है, जिन्हें 2025 में और सख्त बनाया गया। इनमें जेल की सजा बढ़ाई गई और धार्मिक कन्वर्जन की परिभाषा चौड़ी की गई। दूसरा पॉइंट, उमर खालिद, शर्जील इमाम जैसे CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों को 5 साल से बिना ट्रायल जेल में रखा गया। अगला पॉइंट, मार्च 2025 में महाराष्ट्र में औरंगजेब की कब्र हटाने की मांग पर दंगे हुए, जिसमें दर्जनों घायल हुए हैं। ये सब बातें मैं अपने मन से नहीं कह रही हूं, ये सब इसका बिंदु है। जून में उड़ीसा में 20 ईसाई परिवारों पर हमला हुआ क्योंकि उन्होंने हिंदू बनने से मना कर दिया। अप्रैल में कश्मीर में पर्यटकों पर हमला हुआ, जिसमें 26 लोग मारे गए। इसके बाद भारत में मुस्लिम्स पर हमले बढ़े। मई में 40 रोहिंग्या शरणार्थियों, जिनमें 15 ईसाई थे, उनको समुद्र में फेंक दिया गया, जो तैरकर बर्मा के किनारे गए। जुलाई में असम से सैकड़ों बंगाली मुस्लिम्स को बांग्लादेश भेज दिया गया, भले ही वे भारतीय नागरिक थे। वक्फ बिल पास हुआ, जिसमें वक्फ संपत्ति पर गैर मुस्लिम्स को शामिल किया गया। इससे पश्चिम बंगाल में दंगे हुए, 3 लोग मारे गए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई। उसके बाद उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म कर दिया गया और अल्पसंख्यक शिक्षा संस्थानों को राज्य नियंत्रण में लाया गया। अगर अमेरिका इन सिफारिशों पर अमल करता है
तो भारत अमेरिका संबंधों पर भी इसका असर पड़ेगा। और भारत को सबसे बड़ी मजेदार बात यह है कि भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न इसमें बताया गया है, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। जी देखिए नीरू जी, ये जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ जो ये चर्चा में आ गया है, इंटरनेशनल चर्चा में, तो ये आज पहली बार तो हुआ नहीं है। जैसा कि अभी आपने अपने इंट्रो में भी बताया है, डिटेल में बताया है कि इसके बारे में विदेश में और खासकर अमेरिका में गाय बगाई चर्चाएं उठती रहती हैं। आपको ध्यान होगा जब मणिपुर में वो जो कुकी लड़कियों का रेप जैसे हुआ था, उनको न्यूड परेड कराई गई, नेकेड करके उनको परेड कराई गई थी, उस वक्त इवन यूरोपियन यूनियन में भी इसके खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया था। तो ये सारी चीजें जो हैं, आज पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि ये आरएसएस जो फॉरेन एजेंसीज हैं जो इसके ऊपर नजर रखती हैं, उनके रेडार पर आया है। अब क्यों आया है उनके रेडार पर? ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने खाली इंडियन एजेंसीज के ही वजह से चिंता जाहिर की। इसका एक सबसे बड़ा मेजर कंसर्न उनका ये है कि ये जो आरएसएस है, इसकी ओवरसीज भी इसके फुटप्रिंट्स हैं, इनकी प्रेजेंस ओवरसीज भी है। और ओवरसीज मतलब विदेशों में आरएसएस जो है हिंदू स्वयं सेवक संघ यानी एचएसएस के नाम से काम करती है। और ऐसा बताया जाता है कि 40 से अबव कंट्रीज में, यूरोप एंड अमेरिका और अदर्स अफ्रीकन कंट्रीज में भी इनकी शाखाएं हैं, जहां पे नियमित शाखाएं लग रही हैं। मतलब आप अंदाजा लगाइए कि 1940s में इनकी पहली शाखा केनिया में खुली थी। तब से लगातार आप देखिए कि 100 साल, विदेशों में भी 100 साल हो जाएंगे इनको 2040 में। तो वो इनका काम जो है निरंतर चल रहा है। अब आपने देखा होगा कि जो इंडिया में हो रहा है उसका थोड़ा थोड़ा स्पिल ओवर इफेक्ट विदेशों में भी जाने लगा। वहां पे भी इस तरीके के हिंदुओं के मुसलमानों के साथ क्लैशेस आपने देखा होगा, लेसेस्टर में देखा होगा, लंदन में और यूके में, और आपने ऑस्ट्रेलिया में भी सुना था पिछले दिनों। आपने इसके बाद एक बार सुना था न्यू जर्सी में रिपब्लिक डे परेड में इन लोगों ने जो ये बुलडोजर होता है उसकी इन्होंने परेड निकाली थी और उसके ऊपर योगी के फोटोज लगे हुए थे, योगी एंड मोदी के। तो जो वहां के कुछ लिबरल इंडियंस थे, उन्होंने फिर वहां का जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, वहां पे उन्होंने इसके विरोध में आवाज उठाई और उसके बाद से उन्होंने कहा कि आइंदा आप नहीं लगाएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि क्योंकि ये आरएसएस जो है ये एक विशेष वर्ण, सवर्णों के वर्चस्व का संगठन है, तो इनके संगठन में जो हार्डकोर लोग जो यहाँ से नौकरियों के सिलसिले में या जॉब्स के सिलसिले में या अपनी पढ़ाई के सिलसिले में विदेशों में यूनिवर्सिटीज में पहुंचे, विदेशी ऑर्गेनाइजेशंस में पहुंचे, इन्होंने वहां पे जातिगत भेदभाव दलितों के साथ, क्योंकि दलितों की प्रेजेंस भी अभी ओवरसीज काफी साइजेबल है, उनके साथ करना शुरू किया। तो वहां पे फिर ये चर्चा में आए थे, क्योंकि इसमें एचएसएस ही नहीं, इसके जो अनुषांगिक संगठन है, इनकी सारी इकाइयां उसी तरीके से पैरेलल वहां पे जिस जरूरत के मुताबिक काम करती रहती है। तो ये तो देखिए होना ही था, कभी ना कभी होना था। अब ये राइट टाइम आया है, उनको लगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि RNW रॉ भी निशाने पे आया है। तो ये धुरंधर वालों के लिए एक बड़ा वार्निंग सिग्नल है कि जो धुरंधर की जो सेलिब्रेट कर रहे थे धुरंधर की सफलताओं को, उनको सोचने में वो रुके और सोचे कि आप जो अपनी ओवरसीज जो प्रेजेंस की सेलिब्रेट कर रहे हैं धुरंधर में, वो एक्चुअली निशाने के ऊपर है, विदेशी एजेंसीज के निशाने के ऊपर है। और आपने इसमें इसी रिपोर्ट में ट्रांसनेशनल रिप्रेशन का भी जिक्र आया है। इससे ये सीधा संबंध पन्नू और निज्जर की हत्या से, पन्नू के अटेम्प्ट और निज्जर की हत्या से इसको जोड़ता है, सीधा जोड़ता है। इसलिए इसमें रॉ का भी नाम आया है, क्योंकि यहाँ पे बात ऐसी आ रही है कि रॉ के ऊपर, इसके ऊपर सीधा निशाना है। और अगर दर्शकों को याद हो तो रॉ का एक जो ऑपरेटिव था, आई थिंक विकास यादव, या एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, वो इन्होंने सौंप भी दिया है, ये कह के कि हमारा कुछ लेना देना है नहीं। एक्चुअली उसको इन्होंने, जिसको कहते हैं ना ड्रॉप्ड लाइक हॉट पोटैटो, छोड़ दिया कि ये तो हमारा ही आदमी नहीं है, जैसा कि होता है। और वो जो अब जो है, क्योंकि गतिविधियों के ऊपर नजर रखी जा रही थी, उसके तार जोड़े जा रहे थे, और फिर जो ये सरकार आई है, इन्होंने जो होता है ना कि पहले तो इनका, जब तक सरकार ताकत में नहीं थे ये लोग, तब तक तो छुपे रूप से, धीमे धीमे, हल्के रूप से काम करते रहे। लेकिन 2014 के बाद से थोड़ा बोल्डली, आपने देखा होगा जो मोदी की जो रैलीज वगैरह होती हैं विदेशों में,
तो वहां ये सब एचएसएस के लोग हैं, इनको अब वहां पे अपने आप को फॉरेन एजेंट्स के रूप में रजिस्टर कराना पड़ा है। वो एक अलग कहानी है, लंबी कहानी है और शायद इस टाइम रेलिवेंट भी नहीं है। तो ये वहां पे रडार में आज से नहीं है, पिछले 8-9 साल से इनके ऊपर, इनकी गतिविधियों पे नजर रखी जा रही है। और अब ये जो रॉ, तो निज्जर और पन्नू की वजह से, और ये जो नई रिपोर्ट आई है इसमें अभी जो पिछले साल जो क्रिश्चियंस के ऊपर जबरदस्त हमले क्रिसमस के समय हुए, आपके चैनल पे भी और अदर जो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत जबरदस्त इसकी डिस्कशन हुआ, और हमारे जैसे जो सेक्युलर सोच वाले लोग हैं, हम लोगों ने आवाज भी उठाई थी। तो वो देखिए, आज इंटरनेट का जमाना है और सारी खबरें, आप ये सोचते होंगे कि आप अंदर कुछ भी कर रहे हैं अपने घर के तो पता नहीं चलेगा, सबको पता रहता है, सबकी एम्बेसीज है, सारा मीडिया आपके ऊपर वॉच रख रहा है। तो ये जो है इस वजह से अब निशाने पे आए हैं। अब इनकी स्ट्रेटजी क्या होगी? प्रोबेबली जो इनकी हमेशा से रही है कि पीछे चले जाएंगे, छुप जाएंगे, कि भाई पकड़े गए हैं तो इसलिए थोड़ा अपना स्लो डाउन हो जाओ, अपना ज्यादा आवाजें उठाने की जरूरत नहीं है। ये एक पॉसिबिलिटी है। या फिर भागवत साहब आके एक स्टेटमेंट दे देंगे, ये नहीं करना और वो नहीं करना, बहुत सारी बातें जो करते हैं वो डबल स्टैंडर्ड वाली, तो वो बातें करेंगे और फिर बात आई गई हो जाएगी। लेकिन क्योंकि ये रॉ के साथ इसका जुड़ के ये रिपोर्ट आई है, तो ये थोड़ा सरकार के, जो भाजपा सरकार है वो, और संघ जो है, पता चला कि अभी तक तो रजिस्टर्ड नहीं है इंडिया में आरएसएस वाले, पता चला कि इस वजह से आप रजिस्ट्रेशन कराने की नौबत आ गई। इसी संस्था ने आज, अगर अमेरिका ने तालिबान को बैन करके रखा है, आज अगर अमेरिका ने आईएसआईएस को बैन करके रखा है, अगर अमेरिका ने बोको हरम को बैन करके रखा है, तो ये सब बैन शुरू कैसे हुआ? बैन शुरू हुआ क्योंकि सबसे पहले इसी संस्था ने अमेरिकी सरकार को सिफारिश की कि ये लोग देश दुनिया में समस्या फैला रहे हैं, इनको आप बैन कीजिए। आरएसएस अपने जो पंख फैलाने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका आज भारत के एक नागरिक को, भारत के एक सरकारी मुलाजिम के ऊपर उसने केस करके एफबीआई के मोस्ट वांटेड लिस्ट में है कि वो अमेरिकी धरती पर आके किसी अमेरिकी का हत्या करने की साजिश कर रहा था। तो ये सब जो पंख फैलाने की कोशिश है, तो ये पंख फैलाने की कोशिश के कारण ऐसा कर रहा है। ये जो मुझसे पहले मीनू जी ने बताया या देशपांडे जी ने बताया वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं उससे एक कदम पीछे जाता हूँ कि अमेरिका की एक बहुत ताकतवर संस्था द्वारा आरएसएस को प्रतिबंधित करने की जो सिफारिश है, ये बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण कूटनीति है अमेरिका की। कूटनीति मतलब बहुत लंबी चलती है कूटनीति, ये कोई कल सुबह दिखने वाली चीज नहीं होती है। तो आरएसएस जब तक भारत के अंदर अपने आप को विश्व गुरु, अखंड भारत, सनातन संस्कृति, सर्वोत्तम का नारा देती थी, तब तक तो ठीक था। पर प्रधान जी व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति के बगल में खड़ा होके उनके मागा के सामने मीगा नाम का नारा दे देंगे, तो ट्रंप को तो छोड़िए, अमेरिकी जनता नाराज हो जाएगी और ऐसी सिफारिश कर देगी। अब ये सिफारिश अमेरिका के पास, अब इससे होगा क्या कि ये सिफारिश, और ध्यान में रखिएगा ये सिफारिश जो है, ये अमेरिका के पास अदानी केस, एप्स्टीन फाइल, एक जो भारत का रॉ का कार्यकर्ता है उसके ऊपर एफबीआई की मोस्ट वांटेड लिस्ट, ये सब एक नया हथकंडा दे देती है। इस सिफारिश को लागू करने की तलवार अब भाजपा पर लटके रहेगी, हमेशा के लिए लटकी रहेगी। भाजपा को कहेगा ये चीज करो नहीं तो हम ये करेंगे, ये चीज करो नहीं तो ये करेंगे। जिस तरह से अडानी केस में हमने देखा कि अडानी केस में अडानी के ऊपर स्क्रू टाइट करने का सीधे सीधे ट्रेड डील से संबंध था, हम सबको पता है। जिस तरह से एप्स्टीन फाइल का संबंध अब निकल रहा है ट्रेड डील से और ऑपरेशन सिंदूर से। इसी यूएससीआईआरएफ नाम की संस्था ने 2005-2010 के आसपास, क्योंकि यह संस्था बनी थी 1998 में, भारत के गुजरात के मुख्यमंत्री को अमेरिकी वीजा कुछ साल के लिए कैंसिल हुआ था, आपको याद होगा। वो कैंसिल कर अमेरिका ने तो बाद में किया, लेकिन सिफारिश किसकी थी? इसी संस्था की थी। मतलब इस संस्था की सिफारिश अमेरिकी सरकार के हाथ में एक हथकंडा, हथियार बन जाती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो हथियार आज ही उपयोग करेगा, वो उसके तरकश में एक और तीर आ जाता है। जैसे अडानी का तीर उनके पास है, एप्स्टीन फाइल का तीर उनके पास है, भारत के एक रॉ के कार्यकर्ता का एफबीआई के मोस्ट वांटेड लिस्ट में एक तीर है, तो आज उनके हाथ में एक और तीर उन्होंने रख लिया है। तो ये अमेरिका में जाके जो ये जय भाजपा, तय भाजपा, सनातन संस्कृति, सर्वोत्तम, अखंड भारत और विश्व गुरु का नारा देंगे, तो अमेरिका तो कहेगा विश्व गुरु तो मैं हूं, अखंड अमेरिका तो मैं हूं, सबसे बड़ा मागा तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन मैं हूं। तो एक
म्यान में दो तलवार नहीं रहते। तो तुम अमेरिका में रहते हो, अमेरिका में कमाते हो, अमेरिका में खाते हो और दान देते हो हिंदुस्तान में जाके, और वो वहां पर जाके मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के बदले वो अखंड भारत का नारा देता है। तो तुम खाते मेरा हो, अखंड भारत का नारा दूसरे को कैसे दे रहे हो? तो ये कुल मिला के मेरे ख्याल से, और ये गलतफहमी में न रहिएगा कि ये केवल ट्रंप सरकार का है। तो आज जो अडानी के ऊपर केस है वो ट्रंप साहब ने नहीं लगाया था, बाइडेन ने लगाया था बाइडेन ने, उसका इस्तेमाल ट्रंप साहब कर रहे हैं। ये वाला केस जो है इसकी सिफारिश भले ट्रंप करेंगे, कल को 3 साल के बाद ट्रंप चले भी जाएंगे ना, तो उस तर्कश में वो तीर उनके पास बचा रहेगा। तो मेरे ख्याल से ये भारत की भाजपा सरकार को पूरी तरह से, क्योंकि अमेरिका हमें पता है ट्रेड डील के मामले में, ऑपरेशन सिंदूर के मामले में, तेल के मामले में, क्योंकि भारत और अमेरिका के बीच में जो मुख्य रूप से समझौता हुआ है, ट्रेड डील जिसे हम बहुत ज्यादा जटिल मान रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जटिल नहीं है। अमेरिका रोजमर्रा की चीजें जो उसके पास ज्यादा है, दुनिया के कोई देश लेते नहीं है, वो हमको देना चाहता है, जैसे खाने की चीजें और पेट्रोल। और भारत ने ट्रेड डील होने से पहले 13 फरवरी 2025 को भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के राष्ट्रपति व्हाइट हाउस में बैठ के जो संधि किए हैं, उस संधि के अनुसार भारत अमेरिका से सस्ता खाना भी लेगा, मवेशी का चारा भी लेगा, बत्तख का मांस भी लेगा और अमेरिका से महंगा तेल भी लेगा। आप उसको जब मान गए हैं, उसके बाद आप जब पीछे हट रहे हैं, तो आपको दबाव कसने के लिए वो अपने तरकश में नए नए तीर भर रहा है। और ये भी एक तीर है क्योंकि कहीं भारत फिसले नहीं, क्योंकि पिछले 4-5 दिनों में हम देख रहे हैं कि हॉर्मुज, आप 15 दिन पहले तो गए थे नेतन्याहू को फादर बोल के, पिछले 48 घंटे में आप ईरान के साथ बात कर रहे हैं कि हमको गैस दे दो। तो अमेरिका को लगता है कहीं भारत डबल गेम तो नहीं खेल रहा है, पलटी तो नहीं मार जाएगा, तो उसको टाइट रखने के लिए एक और तिरकश में नया तीर इसमें भरा है, मुझे इतना लगता है। भारत का इस लिस्ट में शामिल होना और इस बार ये तो आरएसएस और साथ में रॉ को भी प्रतिबंधित करना, ये आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी के लिए जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है और इस समय खासकर जब चुनाव की तारीखें घोषित हो गई हैं, ये कैसे अनफोल्ड कर सकता है? क्या आरएसएस के समर्थक अब मोदी को सपोर्ट करना या बीजेपी को सपोर्ट करने से हाथ खींच सकते हैं? वो तो हथियारों की सेल तक और ये सब चीजें की बात कर रहे हैं, और ट्रेड प्रैक्टिसेस में भी वो कह रहे हैं कि इसके बारे में कंसीडर किया जाए कि इंडिया के साथ क्या ट्रेड प्रैक्टिसेस होनी चाहिए। तो इसमें एक सिचुएशन इमेजिन करिए कि ये सब एक्चुअली हो गया। अमेरिका ने, ट्रंप ने भारत के ऊपर दबाव बनाने के लिए इस चीज को इम्प्लीमेंट कर दिया, रिकमेंडेशंस को एज इट इज मान लिया कि यस ये होगा ये होगा। और मोदी क्योंकि पहले से ही जो कह रहे हैं दबाव में है, कॉम्प्रोमाइज है, वो एप्स्टीन फाइल की वजह से है, अडानी की वजह से, और एक नया कारण ये और आ गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि देश के इतिहास में गंगा उल्टी बह जाए, कि लगाया तो था, उम्मीद तो की जाती थी कांग्रेस सरकारों से, कांग्रेस पे, आरएसएस पे प्रतिबंध लगाने की, और पता चला मोदी जी ने प्रतिबंध लगा दिया आरएसएस के ऊपर। तो ये सिचुएशन मुझे लगता है कि एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, क्योंकि मोदी इज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर, बहुत जबरदस्त दबाव में है अमेरिकन गवर्नमेंट के। वो अब आपको इसी ईरान वॉर से, इजराइल ईरान वॉर से पता भी चला है कि मोदी जी कितने दबाव में है। तो पता चला कि मोदी जी ने ट्रंप को खुश करने के लिए अपने ही जो मातृ संस्था या माँ के ऊपर ही उन्होंने अपनी उन्होंने जैसे उसने, औरंगजेब ने अपने पिता को जेल में डाल दिया था, शाहजहां को, तो पता चला मोदी जी ने अपने पिता को ही बैन लगा दिया, जेल में डाल दिया। दिस कुड बी। और देखिए मोदी जी और उनके संबंध कोई, जो हम बार बार बात करते रहते हैं आपके चैनल्स पे, हम लोग अक्सर बात होते हैं कि टेंस चल रहे हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, जी नहीं सकते, लेकिन होता है खट्टा मीठा चलता रहता है मोदी जी और भागवत। मोदी जी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये तो खबर अच्छी है उनके लिए, उनको लग रहा होगा कि आपसे प्यार है, हमारे से अपना पिंड छुड़ा सकते हैं। जो आपने भी 24 के इलेक्शंस का हवाला दिया कि उसमें जेपी नड्डा ने कहा कि हम आरएसएस के बगैर काम चला सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। तो इट मींस जो अंडर करंट है बीजेपी के अंदर, मोदी की बीजेपी के अंदर अंडर करंट तो ये है कि हम आरएसएस के बगैर काम चला सकते हैं। लेकिन वो क्या हुआ, रिजल्ट आया तो उससे थोड़ी बाजी पलट गई, फिर वापस आना पड़ा। लेकिन अब क्योंकि उनके पास एक और नया बहाना आया है इंटरनेशनल, अरे भाई ट्रेड प्रैक्टिसेस पे बैन क्यों लगाएंगे, पहले से ही ट्रेड डील हमारी खटाई में पड़ी हुई है, हमारा अडानी पहले ही फंसा हुआ है, मैं एप्स्टीन फाइल के चक्कर में फंसा हुआ हूँ। तो मोदी जी हो सकता है एक बार और जबरन व्हाइट हाउस की ट्रिप लगाए कि भाई अगर मैं ऐसा कर देता हूँ, आरएसएस के ऊपर बैन लगा देता हूँ, तो क्या मुझे आप छोड़ देंगे, मेरे गले पे जो आपने टेटुआ दबा रखा है मेरा, उसको छोड़ देंगे, मेरी चोक हो रखा है मेरा गला। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि ये तो मेरा एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि, और लेकिन
होने के लिए कुछ भी हो सकता है, क्योंकि मोदी जी बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं इस वक्त अमेरिका के बिल्कुल चंगुल में। तो इसमें बिल्कुल ना कंप्लीट बैन भी ना लगाया जाए, हो सकता है कुछ कुछ बंदिशें लगा दी जाएं कि ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे। इट कुड बी पॉसिबल कि कुछ भी हो सकता है। जो इंटरनेशनली जो ये आया है ये आई है आपके ऊपर हमला आया है, तो इसका अपनी इंटरनल पॉलिटिक्स में, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में प्रभाव जरूर पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से ट्रंप के ना नजदीक में जो कुछ हिंदुस्तानी लोग हैं, वो एफबीआई के काश पटेल हों या रिकी गिल साहब हों, उन्होंने ट्रंप साहब को शायद ये जो बहुत अंदर खाने की राय दी है कि मोदी सरकार को ना सैंडविच कर दो, ऊपर से अमेरिका का प्रेशर ले आओ, नीचे से उन्हीं के इकोसिस्टम का प्रेशर ले आओ। अब कोई भी भाजपाई अमेरिकी वीसा एप्लीकेशन में गलती से भी ये नहीं लिख पाएगा कि वो हिंदुत्व के सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का समर्थक है, जो भाजपा बार बार हिंदुत्व का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद कहती है। उन्होंने बढ़िया से मोदी सरकार का एकदम बढ़िया से एक्सरे एमआरआई सब कर दिया है और उनको अच्छे से उसका रिपोर्ट दे दिया है। ये चारों तरफ से इनको कस रहे हैं। अगर ईरान हॉर्मुज की खाड़ी रोक रहा है तो हम ईरान से बात कर लेते हैं। आप पूरे ईरान से 48 घंटा नहीं हुआ है आपके बात शुरू करके, आप ढंग से एक टैंकर ईरान से नहीं मंगवा पाए, तब तक आपके ऊपर ही आरएसएस का ठोक दिया उसने। मतलब ये होता है कूटनीति, ये होती है प्रेशर क्रिएशन।